प्रार्थना कर लेते हैं। पीठ सीधी, आंखें बंद, एक लंबी गहरी श्वास। ओ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति, शांति, शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। तो आज की कक्षा में अ, हम उच्च शिक्षा प्रणाली में भारत में आरंभिक या पूर्वी या प्राच्य जो शिक्षा है और कार्यक्रम है उनके बारे में समझेंगे। पारंपरिक कार्यक्रम के बारे में समझेंगे और गैर पारंपरिक कार्य शिक्षण कार्यक्रम के बारे में समझेंगे। लास्ट हमने जो पढ़ाई की थी जिसमें हमने व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा और आरंभिक, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षण के बारे में समझा। और आज हम इसमें मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा को भी ऐड करेंगे और फिर नीतियां, शासन और प्रशासन को भी पढ़ेंगे। तो मूल्य शिक्षा का महत्व क्या है? मूल्य शिक्षा का जो है, सबसे पहले हम परिचय समझते हैं। मूल्य शिक्षा शिक्षा के उद्देश्य और इसके प्रभाव को समझने के बारे में। प्राचीन काल में भी मूल्य शिक्षा, हमारा जो भारत का शास्त्र है, वेद आदि है और जो उपनिषद आदि हैं या योग सूत्र आदि कह दें, ये सभी हमारे मूल्य शिक्षा पर आधारित है। प्राच्य समय में इसके ऊपर ही ज्यादा जोर रहता था शिक्षा में। इसका चारों ओर का दृष्टिकोण होता है। जो मूल्य शिक्षा होती है हमें चारों ओर से विकसित करती है, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से। तो ये इसका सामान्य एक परिचय था मूल्य शिक्षा का। अब हम समझते हैं कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मूल्य शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मूल्य शिक्षा का लक्ष्य होता है छात्रों को जीवन और काम में सफलता प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना। सिंपल सी बात है। व्यक्तिगत जो हमारे वैल्यू एजुकेशन है उसका व्यक्तिगत, तो इसका दृष्टिकोण जो होता है, डायमेंशन या नजरिया जो होता है, वो यही होगा कि जीवन और काम में सफलता प्राप्त करने के लिए योग्य बनना। ठीक है। और इसमें मुख्य बिंदु क्या होंगे? जैसे व्यक्तिगत संतोष, सफलता के लिए कौशल, आत्मविकास। ठीक है। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सक्सेस के लिए स्किल्स का होना और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीन इसके मुख्य बिंदु रहेंगे मूल्य शिक्षा के अंतर्गत। हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये हमारा जो लक्ष्य है जीवन में और काम में सफलता प्राप्त करने के लिए, योग्य बनने के लिए, ये तीन मुख्य बिंदु इसके आवश्यक बिंदु। फिर दूसरा जो है सामाजिक दृष्टिकोण। तो मूल्य शिक्षा में जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसका लक्ष्य ये रहता है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज, राष्ट्र और विश्व में युवा पीढ़ी के योगदान करने के लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपना योगदान समाज, राष्ट्र और विश्व में किस प्रकार दे सके, उसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण का लक्ष्य है। और इसके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? समाज में योगदान, राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रभाव। मूल्य शिक्षा के बारे में गांधी जी कहते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यानी कि अगर संपदा चली गई तो कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यानी कि अगर स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ गया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब पुराने समय में हम देखते हैं, रामायण काल में तो राम जी का जो कैरेक्टर है वो सबसे उच्च माना जाता है हमारे भारतवर्ष में। उस कैरेक्टर को गांव से लेकर के शहर तक हर जगह उस कैरेक्टर की पूजा होती है।
ना कि इंसान की पूजा होती है जो कैरेक्टर वो लेके चले। तो वैल्यू शिक्षा भी कैरेक्टर के ऊपर आधारित होती है। आज के समय में हमारे मूल्यों का सबसे ज्यादा पतन हुआ है। हम जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं ज्यादा स्वार्थी, सेल्फिश, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो मूल्य का पतन है वो आजकल देखने को मिलता है। तो इसकी आवश्यकता सरकार को भी महसूस हुई और सरकार ने मूल्य शिक्षा को, जो हमारी नीतियां बनी शिक्षा को लेकर के, उसमें जोड़ने का सरकार ने प्रयास किया। तो इसको जो जोड़ने का प्रयास किया तो वो शुरू होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो सबसे पहले हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था 1952-53 में। तो उसमें शिक्षा के परिभाषित लक्ष्य के रूप में चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। तो वहाँ जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसने एक मुख्य बिंदु वैल्यू एजुकेशन को लेकर के रखा कि चरित्र निर्माण जो होना चाहिए उस पर जोर दिया गया। तो उस शिक्षा नीति में इसको लेकर के कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना 1962 में। तो इस आयोग ने क्या किया, ऐतिहासिक विकास के अनुरूप संस्थानों में आध्यात्मिक प्रशिक्षण को शामिल करने के महत्व पर ध्यान दिया। ठीक है, तो 1962 में मूल्य शिक्षा को बनाए रखना या उसको उठाना, इसके लिए उन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण को शामिल किया शिक्षा के अंदर। फिर 62 के बाद शिक्षा आयोग 1964 और 66 में। तो 1964-66 में जो राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, और समय सारणी में आवंटित विशिष्ट अवधि के साथ स्कूलों में प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षा की सिफारिश की गई। तो जो 1964-66 में शिक्षा आयोग था उसने स्कूलों में नैतिक शिक्षा की सिफारिश करी। तो हम फिर अभी भी हमारे बच्चों के स्कूल में एक सिलेबस में होती है बुक वैल्यू एजुकेशन की। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की वकालत की गई। मतलब ये डिस्कशंस हुए हैं कहीं ना कहीं 1952-53 में, 1962 में, 64-66 में, फिर 1986 में। 1986-66 से हमारी पहली राष्ट्रीय नीति आई, फिर दूसरी हमारी शुरुआत हुई, फिर 1986 में आई। ऐसे यहाँ कहीं ना कहीं जो मूल्य शिक्षा है उसके बारे में बात की या नैतिक मूल्यों के बारे में बात की। राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल देते हुए सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों को बढ़ावा, है ना, ये बात की गई 1986 में। फिर 1992 में जो कार्यक्रम था एनपीए का, उसमें माध्यमिक शिक्षा सहित सभी स्कूल स्तर पर मूल्य शिक्षा घटकों और पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने की मांग की गई। और उसके बाद चौहान कमेटी बनी एक 1999 में 99 में, जिसमें बात की गई शिक्षा के मूल्य अभिविन्यास पर काम फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्देशिका निकली 2000 में। उसमें पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा के एकीकरण की वकालत की गई। फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्देशिका 2005 निकली और इसमें विविधता के बीच समानता की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया और बहुसांस्कृतिक समाज में शांति, मानवता, सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले मनुष्य और मूल्यों की परस्पर निर्भरता पर जोर दिया गया। तो ये मुख्य बिंदु थे वैल्यू एजुकेशन को लेकर के, जो जो पॉलिसीज थी उसके अंतर्गत इनको बताया गया। वैल्यू एजुकेशन को क्यों ऐड करना जरूरी था, तो उसके कुछ कारण थे। अब उसके कारण, जो समस्याएं थी क्या थी कि एक तो ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। तो जो कल्चर था हमारा, संस्कृति थी, उसके विरुद्ध जो आधुनिकता थी, ये दोनों बड़ी गड़बड़ मामले हो रहे थे। तो वहां पर जो है गुणों को डेवलप जो करना बहुत जरूरी था। तो नीड टू डेवलप एटीट्यूड दैट डोंट सी एवरीथिंग इन ट्रेडिशन। तो ऐसे गुणों को डेवलप करना था कि जो कि ट्रेडिशन में नहीं थे, और जो एवरीथिंग मॉडर्नाइजेशन इज गुड। तो ऐसा दोनों में ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ जो मॉडर्नाइजेशन में सब कुछ अच्छा था, जो समस्याएं थी तो उसको बैलेंस करने के लिए, कि मॉडर्नाइजेशन में जो सांस्कृतिक डैमेजेस हुए हैं उसको बैलेंस करने के लिए
वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो जो ब्लू कल्चर की एक बात हुई कि लोगों का यहाँ से आना जाना हुआ, दूसरी संस्कृतियों का आना जाना हुआ, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आए। जैसे हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर आ गया, और वेस्टर्न कल्चर आया तो बहुत सारी चीज़ों का, अंग्रेज तो वैसे भी वैल्यू एजुकेशन में उन्होंने बहुत गिराया हमारे भारत में। तो इस प्रकार से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990-91 में, उसके बाद से जो कल्चर का आदान प्रदान हुआ, तो एक कारण ये था कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी हुआ। फिर डाइवर्सिटी, हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, ट्रेडिशन है, धर्म है। तो इन सबको कैसे सामंजस्य बिठा के चले, तो उसके लिए वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी था। फिर इंक्लूसिविटी, तो एक सोसाइटी जो होती है जिसमें सारे मेंबर होते हैं, चाहे वो किसी भी कलर, समाज, जात या किसी भी मेल फीमेल या किसी भी कम्युनिटी के हों, अलग अलग कम्युनिटी के हों, तो उनके बीच में कैसे एक सामंजस्य बैठे और सब हंसी प्रेम खुशी से रह सकें, तो इसके लिए वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर एनवायरनमेंट हो जाता है, ऐसे ही एक्सप्लोडिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ रही है, आज भी हम देखते हैं कि हम सब अपने मोबाइलों में घरों में लगे रहते हैं, और हम किसी से बड़े बुजुर्गों से बात नहीं करते, या घर में सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वो एक समस्या टेक्नोलॉजी की वजह से आई है कि जो हमें पहले के समय में जब मोबाइल नहीं थे, तो हम कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों दोस्तों यारों के साथ ग्रुप बना के खेलते थे, बैठते थे, बातें होती थी, इमोशन शेयर होते थे, फीलिंग शेयर होती थी। आजकल वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस और कई कारण हैं जो युवाओं में और बाकी लोगों में भी देखने को मिलते हैं। मास एंड सोशल मीडिया, हम जानते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो ये सारी कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर के वैल्यू एजुकेशन का होना बहुत आवश्यक था। तो ये वैल्यू एजुकेशन के बारे में था। वैल्यू एजुकेशन मोटा मोटा इतना ही है, और इसके बाद फिर पर्यावरण शिक्षा आ जाती है। तो पर्यावरण शिक्षा में दुनिया के बारे में ज्ञान संरचना को विकसित करना, जो पर्यावरण शिक्षा है, एजुकेशन है। अब भाई हम लोग इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में आफ्टर कोविड पर्यावरण में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप देख रहे होंगे कि जो वर्षा का ऋतु थी, वो उसमें समय को लेकर के चेंजेस हुए हैं। अधिक गर्मी होना, ज़्यादा ठंड पड़ना, इस तरह के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं पर्यावरण में। तो पर्यावरण की रक्षा करना भी हम सब मनुष्यों का कर्तव्य होता है। तो इसलिए फिर सरकार ने कहीं ना कहीं जोर दिया कि भाई पर्यावरण तो बहुत ही आवश्यक विषय है, और उसको भी शिक्षा के अंतर्गत लाना चाहिए। तो दुनिया के बारे में ज्ञान संरचना विकसित करना, ठीक है, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था। शिक्षार्थियों को स्थायी भविष्य में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है, और आजीवन सीखने की नींव रखता है। तो पर्यावरण शिक्षा के ये कुछ जरूरी बिंदु थे। फिर पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं बताई गई कि सार्वजनिक पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में प्रभावी होना, एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EESD पर जोर देना, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ समाजों को बढ़ावा देना, छात्रों के कौशल और महत्वपूर्ण परिस्थिति जागरूकता का विकास करता है, और अक्सर औपचारिक शिक्षा के बाहर स्कूल समुदाय भागीदारी और युवा कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो जो पर्यावरण शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा की जो विशेषता है उसमें क्या है कि एक तो सार्वजनिक पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना और उसको प्रभावी करना, EESD पर जोर देना, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हो, लेकिन ऐसा हो जो पर्यावरण के अनुरूप हो, ऐसा शिक्षा देना। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यावरण की दृष्टि से ऐसे समाजों को बढ़ावा देना जो कि लंबे समय तक चल सके। छात्रों में स्किल और महत्वपूर्ण कंडीशन सिचुएशन में अवेयर होना, अवेयरनेस का विकास करना, ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट विशेषता है। और अक्सर जो औपचारिक शिक्षा के बाहर, मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके बाहर स्कूल या कम्युनिटी जो है आपस में भागीदारी करके
कार्यक्रम करते हैं, युवा उसमें शामिल होते हैं, ये एक इसकी विशेषता है। अच्छा, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण और उसके मुद्दों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना। तो पहला तो यही इसके मुख्य उद्देश्य में क्या आएगा? जागरूकता, ज्ञान और समझ, मूल्य और प्रेरणा, कौशल, भागीदारी, मूल्यांकन। तो जो जागरूकता है कि पर्यावरण और उसके मुद्दे के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाना, पर्यावरण का ज्ञान और समझ का हासिल करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए मूल्य और प्रेरणा को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय मुद्दों के लिए समस्या समाधान कौशल हासिल करना, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, और पर्यावरणीय उपायों और शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने की क्षमता। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं पर्यावरण शिक्षा के, इनको ध्यान में रखेंगे। फिर अब हम समझते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, EESD क्या है? तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है जो पर्यावरण के बारे में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाती है ना? पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल और विशेषता विकसित करता है, सूचित निर्णय और जिम्मेदार कार्यों के लिए दृष्टिकोण और प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देता है। पर्यावरण शिक्षा सतत विकास प्राप्त करने के लिए केंद्रीय रही है। भारत में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद सतत विकास सिद्धांतों को अपनाया गया। एक 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से जो एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास जो है, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहा गया है, उसके लिए जो सिद्धांतों को अपनाया गया। भारत सरकार ने विभिन्न नीतियों और पहलों को माध्यम से जो सस्टेनेबल और समावेशी डेवलपमेंट है के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई। पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1980 के दशक की शुरुआत में पर्यावरण मंत्रालय के तहत पर्यावरण शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए थे। तो ये मोटा मोटा एनवायरमेंटल एजुकेशन इसमें से पॉइंट है। तो जो एक वैल्यू एजुकेशन है और एनवायरमेंटल एजुकेशन है, इसमें से ये जो मोटी मोटी जानकारी है वो इतनी ही है। बाकी आप कुछ भी टॉपिक इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ आएगा नहीं, आएगा तो ऐसे ही आएगा कि आप आसानी से उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, जो बचता है नीतियां, शासन और प्रशासन। तो नीतियां, शासन, प्रशासन के अंतर्गत हमारा पूरा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में बताया गया है, और फिर इसकी प्रस्तावना वगैरह, और कहाँ से इसमें हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से संविधानों से हमने क्या क्या अपने संविधान में लिया है, ठीक है। और इसके बाद फिर मौलिक अधिकारों के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। और फिर नेक्स्ट कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जैसे कि जो प्रेसिडेंट होता है या प्रधानमंत्री होते हैं या कैबिनेट होती है, लोकसभा, राज्यसभा, ये पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है। वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के संविधान के बारे में हम समझते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून। तो हमें पता ही है कि हमारे यहाँ जो संविधान है उसको हम सबसे सर्वोच्च मानते हैं। सभी, चाहे किसी भी धर्म जाति का विशेष कोई भी मनुष्य हो, जो भारत का निवासी हो, उसको भारत के संविधान का पालन करना है, और वो सर्वोच्च कानून है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाली रूपरेखा तैयार करता है। तो ये हमारा जो संविधान है, इसमें एक तो मौलिक राजनीतिक सिद्धांत को ये परिभाषित करने वाली रूपरेखा तैयार करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना करता है, प्रक्रियाएं बनाता है, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है, और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो ये हमारे भारत का संविधान का क्या क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
ये दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब जितने भी वर्ल्ड में संविधान है, वर्ल्ड में जो भी संप्रभु देश है, वहां के संविधानों से सबसे लंबा संविधान हमारे भारत का है। इसी संविधान के आधार पर देश का संचालन होता है। हमें पता है कि संविधान के अनुसार ही देश चलता है। और B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने भारत के संविधान में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। तो मूल रूप से जो भारत का संविधान है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना रखी गई। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, उसमें क्या था, एक प्रस्तावना थी, प्रियम्बल जिसको हम बोलते हैं, है ना। और 22 भागों में ये 395 अनुच्छेद में और 8 सूचियां इसके अंदर शामिल थी। तो इसके कितने भाग थे? 22 भाग थे, और उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में 1950 में इसके अधिनियमन के बाद से 104 संशोधन के कारण अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई। तो शुरू में जब ये लाया गया तो इसके अंदर एक प्रस्तावना थी। इसके 22 भाग थे, 22 भाग में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी। फिर 1950 में इसके अंदर, मतलब 1949 और फिर 1915 में कुछ 104 संशोधन किए गए, और संशोधन के कारण जो अनुच्छेद थे 395 वो बढ़कर कितने हो गए? 448 हो गए। इसके अलावा संविधान में अब 25 भाग हैं। जो शुरू में 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं, और जो 8 अनुसूचियां थी वो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे संविधान के क्या विभिन्न स्रोत रहे हैं। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 किसकी याद दिला रहा है? ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज में जो अधिनियम था, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ठीक है, 1935 जो ब्रिटिश रूल था, उसका जो अधिनियम था भारत सरकार का, उसमें से हमने क्या लिया? संघीय योजना ली, है ना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, ये हमने वहां से उठाया। फिर ब्रिटिश संविधान से हमने और क्या लिया? संसदीय प्रणाली, ठीक है, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। ठीक है, तो ये हमने ब्रिटिश संविधान से उठाए। फिर अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद। यह हमने किससे प्राप्त किया? अमेरिकी संविधान से प्राप्त किया। आयरिश संविधान से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, यह हमने आयरिश संविधान से लिया। कनाडाई संविधान से हमने क्या लिया? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, मतलब जो हमारा सेंटर हो गया और सेंटर के साथ राज्य जो हैं, इसको संघ बोला जाता है इन सभी को। केंद्र में अवशिष्ट शक्ति का निहित होना, है ना, केंद्र के अंदर एक स्पेशल पावर को निहित करना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना, और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये हमने कनाडाई संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्राप्त किया। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, जब आपातकाल होती है उस समय मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन कर दिया जाता है। और फ्रांसीसी संविधान से हमने गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रस्तावना को हमने प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीकी संविधान,
संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से हमने प्राप्त किया। जापानी संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जो पूर्व का यूएसएसआर है रशिया से पहले का, उससे हमने प्रस्तावना में पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य और न्याय के आदर्श। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो हमारे भारतीय संविधान में हमने अलग अलग देशों से संविधानों से अपने संविधान को एक ढांचा दिया, और जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी किस प्रकार से वो संचालन होता था, उन व्यवस्थाओं में से जो मुख्य इम्पोर्टेंट व्यवस्थाएं थी वो हमने अपने संविधान को बनाने के लिए ली, विभिन्न स्रोतों के रूप में। अब भारत का संविधान 1949 प्रस्तावना को हम समझते हैं, तो जो प्रियम्बल भी हम इसको बोलते हैं कि भारत के लोग भारत को एक राष्ट्र बनाने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच प्रचार करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। नवंबर 1949 के इस 26वें दिन हमारी संविधान सभा में हम इस संविधान को अपनाते हैं। तो ये जो सारी कहानी है हमारे भारत की कि हमें क्या क्या रखना है, ये इस प्रस्तावना में लिया गया और इस दिन से यह अधिनियमित हो गया, और हम अपने आप को उस दिन से संसद में जो लोग थे उन्होंने इसको सौंपने का प्रण लिया। ये हमारी प्रियम्बल है। इसके बाद जो आता है मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्गीकरण है मूल रूप से संविधान 7 मौलिक अधिकारों के लिए प्रदान किया गया है। हमारे जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको जो है हम बस मोटा मोटा अनुच्छेद के बारे में इसमें याद रखेंगे, पढ़ेंगे भी कि समानता का अधिकार जो भारतीय संविधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत के आते हैं। जो 14 से 18 है अनुच्छेद, है ना, एक्ट जो होता है, अनुच्छेद जो होता है उसमें 14 से धाराएं भी बोलते हैं इनको, जो कानून की जो प्रक्रिया होती है उसमें 14 से 18 जो है उसमें समानता का अधिकार रखा गया है। इसके बारे में बताया गया है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो जो 14 से 18 ये सीरियल नंबर मान लो, इन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। वैसे ही स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया। ठीक है, तो 14 से शुरू होता है, तो 14, 15, 16, 17, 18 ये पांचों किसके बारे में बात कर रहे हैं? समानता का अधिकार के बारे में। फिर 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करते हैं। फिर 22 के बाद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करता है। फिर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है, और 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के बारे में बात करता है। का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 में रखा गया था, बाद में से हटा दिया गया। तो मतलब जो शुरुआत में ये 7 मौलिक अधिकार थे और ये बाद में 6 हो गए। ठीक है, और इसको अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार रखा गया था, लेकिन इसको बाद में हटा दिए। बाद में हटा दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि संपत्ति का अधिकार आपका खत्म कर दिया गया, उसको कोई और रूप में किसी और अनुच्छेद के अंतर्गत ले जाया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो अब कल इसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे, और लगभग हमारी एक या दो क्लास में हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है?